मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। मैं सचिन शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स वाला हिस्सा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स वाले हिस्से में कौन कौन सी स्थितियां हमें न्यूक्लियस से रिलेटेड पढ़नी है, क्योंकि हमारी जो बुक है उसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स का केवल एक यूनिट पूरा का पूरा था, वो हमने डिस्कस कर लिया। उससे रिलेटेड पार्टिकल फिजिक्स से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जितने भी क्वेश्चन अलग अलग यूनिट्स के सेक्शंस के वो आते हैं, वो सारे के सारे अब न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड आएंगे इस पेपर में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड इस स्थिति की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस है क्या और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली स्थिति तो हम यही पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। नाभिक तथा उसके आधारभूत गुण धर्म क्या क्या हैं। नाभिक तथा उसके आधारभूत गुण धर्म, कैसे नाभिक को डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर मॉडल्स। न्यूक्लियर मॉडल्स, नाभिकीय मॉडल। देखो, जिस तरह से हमने परमाणु पढ़ा, परमाणुविक भौतिकी पढ़ी, एटॉमिक फिजिक्स, तो एटॉमिक फिजिक्स में हमने एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। जैसे डोल्टन मॉडल पढ़ा था, थॉमसन मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, बोर मॉडल पढ़ा था। इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम न्यूक्लियस मॉडल पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मॉडल किस किस तरह के हैं। तो ये टोटल हमारे सिलेबस में 3 टाइप के मॉडल दिए हुए हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर मॉडल जो है वो 3 तरह के हैं। पहला जो मॉडल है वो है हमारा LDM, इसे बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल। दूसरा जो मॉडल है हमारा वो मॉडल है सेल मॉडल। सेल मॉडल, दूसरा मॉडल है सेल मॉडल। सेल मॉडल में क्या है कि कोष से रिलेटेड स्थितियों का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से परमाणु के कोष होते थे, ठीक वैसे ही नाभिक के भी कोष होते हैं। तो वो कोष कैसे होंगे वो इस मॉडल के अंतर्गत समझाए गए। देखो, जो स्थिति लिक्विड ड्रॉप मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी उसकी स्थितियां भी हम देखेंगे, सेल मॉडल की स्थितियां भी देखेंगे। ये स्थिति लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कुछ स्थितियां समझाती है न्यूक्लियर मॉडल की। सेल मॉडल इसकी शेष बची हुई स्थितियां भी एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसे एक्सप्लेन होने के बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां रह जाती हैं जो इस मॉडल और इस मॉडल के द्वारा भी समझाई नहीं जा सकती। तो उसके लिए एक तीसरा मॉडल और दिया गया जिसे बोला गया कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल, कलेक्टिव मॉडल में क्या है, इसे बोलते हैं संग्रहण मॉडल। संग्रहण मॉडल में इसकी और इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी उसे संग्रहित करके एक जगह रखा गया और उससे रिलेटेड एक मॉडल बनाया गया जिसे कलेक्टिव मॉडल कहा गया। तो हमारे सिलेबस में मेनली लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल की स्थितियां हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल बहुत डिटेल में है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन की स्थिति में भी हम इसे डिफाइन करते हैं। सेल मॉडल की स्थिति भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन कलेक्टिव मॉडल जो है वो अभी बीएससी के सिलेबस में हमारे है नहीं। एमएससी में जब हम जाएंगे तो कलेक्टिव मॉडल भी हमें पढ़ने को मिलेगा। अब तीसरी बात करते हैं हम न्यूक्लियस एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर मॉडल। और इसके बाद एक स्थिति हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, नाभिकीय बल कैसे कैसे हैं। नाभिक के बलों की बात करें तो नाभिक के बल अलग अलग नाभिक की स्थितियों के आधार पर अलग अलग प्रकार के लगेंगे। नाभिक के अंदर के कणों में आपस में किस प्रकार से लगते हैं, नाभिक के सरफेस के साथ अंदर के कणों के बल किस प्रकार से लगते हैं, ये सभी बल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। ये सभी फोर्सेज हमें पढ़ने हैं। इसके बाद चौथा हिस्सा हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन।
विखंडन और संलयन की जो अभिक्रियाएं हैं नाभिक के अंदर वो किस किस प्रकार की होंगी, किस तरह का फिशन होगा, किस तरह का फ्यूजन होगा, ये सब स्थितियां हम डिफाइन करने वाले हैं। इसके अलावा पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो पांचवी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। ये देखो अगली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम डिफाइन करेंगे रिएक्शंस के फ्लो के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक तो होती है डायरेक्ट रिएक्शन कि डायरेक्ट इक्वेशन लिखी उससे उत्पाद बना, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट की स्थिति किस प्रकार से किस किस मटेरियल से बनानी होती है वो मटेरियल लिखा और उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट या उत्पाद बना दिया। तो अभिकारक और उत्पाद केवल दो ही स्थितियां आए, वो न्यूक्लियर रिएक्शन तो है डायरेक्ट। इसके अलावा एक रिएक्शन और होगी जिसे हम कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे, उसमें बीच में एक अलग से कंपाउंड और बनता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो यहाँ भी हम दो स्थितियां पढ़ने वाले हैं, एक तो डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और एक कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। छठी जो स्थिति हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे सिलेबस में न्यूक्लियर डीके से रिलेटेड। न्यूक्लियर डीके। नाभिकीय क्षय, नाभिकीय क्षय तीन प्रकार का होता है। एक तो है अल्फा क्षय, अल्फा डीके, अल्फा डीके। एक है बीटा डीके और एक है गामा डीके। अल्फा 6, बीटा 6, गामा 6 की स्थितियां हम न्यूक्लियर डीके के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके अलावा सेवंथ कंडीशन के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उस स्थिति को मैं थोड़ा आगे अगले पेज पे लेके चलता हूं, उस पर डिफाइन करते हैं। जो सेवंथ चैप्टर की स्थिति है हमारी वो हमें पढ़नी है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो किसी भी पार्टिकल, न्यूक्लियस बहुत छोटा हिस्सा है, किसी भी परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाएं होती हैं। अलग अलग कक्षाओं के सेंटर पार्ट की स्थिति में एक न्यूक्लियस रहता है। अगर मान लो इस न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें, क्योंकि हमें तो न्यूक्लियर डिटेक्टर पढ़ना है, तो हम इस न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस का साइज होगा फर्मी के ऑर्डर का, फर्मी के ऑर्डर का 10⁻⁻15 मीटर। और ये एक बहुत छोटी साइज होती है। तो अगर हम इस साइज की बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर साइज फर्मी के ऑर्डर में डिफाइन की जाए तो ये बहुत छोटी साइज होने के कारण इसके अंदर रह रहे पार्टिकल तो और भी ज्यादा छोटे होंगे। अगर इन छोटे पार्टिकलों को हमें बहुत वेल डिफाइन करना है, बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें उन्हें पता होना चाहिए कि वो पार्टिकल कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो उन पार्टिकल्स को पता करने के लिए एक डिटेक्टर लगाया जाता है ताकि वो उन्हें डिटेक्ट कर सके कि कैसे पार्टिकल की स्थिति है। तो ऐसी स्थितियों को डिटेक्ट करने के लिए, इस साइज की स्थितियों को डिटेक्ट करने के लिए जो न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेक्टर उपयोग किए जाते हैं वो डिटेक्टर कहलाते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर। अब वो डिटेक्टर से ये पता चल गया कि पार्टिकल कैसा है, तो पार्टिकल के पता चलने के बाद अगली स्थिति जो आती है वो है हमारी अगली स्थिति है न्यूक्लियर एसिलरेटर। न्यूक्लियर एसिलरेटर। नाभिकीय संसूचक के बाद हम नाभिकीय त्वरित्र पढ़ेंगे। तो त्वरित्र का काम क्या है? त्वरित्र का काम है कण को त्वरित करवाना, गति देना, कक्षाओं में गति करवाने के लिए। तो नाभिक की कक्षाओं के अंदर किसी भी नाभिकीय कण को गति करवाने के लिए एक त्वरित्र त्वरित्र उपयोग में लिया जाता है। वो त्वरित्र
अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग हो सकता है, प्रोटॉन के लिए अलग हो सकता है, न्यूट्रॉन के लिए अलग हो सकता है, या और किसी पार्टिकल के लिए वो अलग अलग प्रकार का पाया जा सकता है। तो इन्हीं सभी स्थितियों की बात करेंगे हम न्यूक्लियर एसिलरेटर में। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज से लेके न्यूक्लियर एसिलरेटर तक की स्थितियां हम डिफाइन करने वाले हैं। इन्हें डिफाइन करने से पहले हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी और डिफाइन करनी पड़ेगी। उस बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। अगर हम बात करें टूल्स की, न्यूक्लियर टूल्स की, न्यूक्लियर टूल्स, देखो टूल्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टूल्स किसे कहा जाता है। टूल्स वो स्थिति होती है जो किसी भी स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर मान लो मुझे एक पेच कसना है, एक स्क्रू कसना है, तो उसके लिए मुझे एक स्क्रू चाहिएगा। जहां कसना है वो दीवार या जिस भी स्थान पे कसना है वो स्थान चाहिएगा। इसके अलावा मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिएगा। तो ये टूल्स हैं सारे के सारे। ठीक इसी प्रकार से न्यूक्लियर फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ टूल्स दिए गए। जो टूल्स दिए गए वो दो तरह के टूल्स दिए गए। एक तो दिए गए फिजिकल टूल्स, फिजिकल टूल्स। फिजिकल टूल्स में क्या क्या आते हैं उनकी स्थिति की बात करते हैं हम। फिजिकल टूल्स में आते हैं एसिलरेटर, डिटेक्टर और मास स्पेक्ट्रोग्राफ। एसिलरेटर, डिटेक्टर और मास स्पेक्ट्रोग्राफ। देखो मास स्पेक्ट्रोग्राफ की अगर हम बात करें तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी तक हमने इस पर डिस्कस नहीं किया है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल रह रहे हैं, मान लो एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस हिस्सा है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल रह रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होंगे, बहुत ही छोटे पार्टिकल होंगे। अगर ये बहुत छोटे पार्टिकल हैं, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो उनकी साइज को हमें सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, टेलीस्कोप इनके आधार पर हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पार्टिकल का मास हमें कैलकुलेट करना हो तो ऐसा तो है नहीं। जब वो पार्टिकल दिख ही नहीं रहा है तो हम जो चीज दिख ही नहीं रही है, क्या उसे पकड़ के तुला पे रख के तोल सकते हैं? क्या नहीं तोल सकते। तो ऐसी स्थिति के आधार पर अगर हम ये देखें कि न्यूक्लियर पार्टिकल का द्रव्यमान हमें निकालना हो, मास हमें पता करना हो, तो वो कौन से मेथड से ज्ञात किया जाए। तो उसके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टूल बनाया गया। इस टूल का नाम क्या दिया गया? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या दिया गया? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा टूल है जो किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण की द्रव्यमान की स्थिति को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर देता है। और ये कैलकुलेट करता किसमें है? ये कैलकुलेट करता है एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है E बराबर mc², जहां c तो कांस्टेंट है, प्रकाश का वेग है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m के। अगर एनर्जी द्रव्यमान के समानुपाती है तो द्रव्यमान एनर्जी पर निर्भर करेगा। तो द्रव्यमान अगर निकालना है तो वो किस पे निर्भर करता है? एनर्जी पे। तो यहां से निकाली जाती है एनर्जी और उस एनर्जी के आधार पर द्रव्यमान को कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहां से ये काम है सारा का सारा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का। ये तो है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक ऐसी ही स्थिति है त्वरित्र की, एसिलरेटर की, और ठीक ऐसी स्थिति है संसूचक की, जो अभी मैंने बता दिया था। तो ये तो हैं आपके फिजिकल टूल्स। फिजिकल टूल्स की हम बात करें तो यहां से एक चीज ध्यान रखेंगे अब आप, कि जितने भी फिजिकल टूल्स हैं, चाहे त्वरित्र हो, संसूचक हो, चाहे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ हो, उसे हम न्यूक्लियस के फिजिकल टूल्स के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से थ्योरेटिकल टूल्स भी होंगे कुछ।
देखो फिजिकल टूल्स का मतलब है फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व करें, फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व करें इसका मतलब है आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो इन्हें एक्सपेरिमेंटल टूल्स भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल टूल्स। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने हो कुछ टूल्स, थ्योरेटिकल टूल्स, तो उन टूल्स के अंदर हम कौन सी कैटेगरी को रखेंगे, किस किस को रखेंगे, वो सब हमें डिफाइन करना है। तो ऐसे टूल्स के अंदर हमें रखना है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स को। जितने भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हैं, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के जितने भी टूल होंगे वो थ्योरेटिकल टूल्स डिफाइन किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे हम डिफाइन करेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं उसको उसकी बात करते हैं। देखो स्टैटिक्स जो है वो एक मैथ्स का वर्ड है। स्टैटिक्स मैथ्स के लिए यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है? जब मैथ्स में संख्याएं गिनने में ना आए, अनगिनत संख्याएं हो जाएं, तो अनगिनत संख्याएं हो जाएं उस समय स्टैटिक्स यूज करते हैं। अब हमें नहीं पता कि किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी स्थिति है, तो नाभिक के अंदर की स्थिति हमें डिफाइन नहीं है। हो सकता है मान लो मैंने ये कह दिया कि 10 की पावर 21 प्रोटॉन है, तो 10 की पावर 21 तो गिनती नहीं आती है हमें इतनी, तो कि हम गिन सकें 10 की पावर 21 को। हमें गिनती कितनी आती है? लगभग 10 की पावर 15, 10 की पावर 16 तक ही गिनती आती है, जो हमें शुरू में सिखाई गई थी। अब 10 की पावर 21 तक तो गिनती नहीं आती, तो गिनती नहीं आती इसका मतलब अनगिनत हो गई। तो स्टैटिक्स मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें अनगिनत संख्याओं का उपयोग किया जाता है। तो अनगिनत संख्याओं का उपयोग किया जाएगा, उसके लिए फिजिकल टूल्स स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले थर्ड हिस्से की, जिसमें आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी के आधार पे, टूल्स के आधार पे थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की जाएंगी, वो सारी की सारी हम यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियर टूल्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन सभी को हम पहले वन बाय वन देखते हैं न्यूक्लियर बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर, फिर हम इसे डिफाइन भी करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगली स्थिति हम देखते हैं। अगली स्थिति पे जब हम चलें, तो अगली स्थिति में देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स की। बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स, आधारभूत नाभिकीय भौतिकी। बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स। अब हम बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, तो बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलता है, हम उसको पहले डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो बेसिक न्यूक्लियर टूल्स के अंदर हमें एक जेपी वैल्यू निकालनी पड़ती है न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम उस न्यूक्लियस से रिलेटेड स्थिति देखते हैं कैसी होगी। सबसे पहले हम पता करते हैं न्यूक्लियस होता क्या है, कैसी इसकी स्थिति होती है, कहाँ ये होता है, और फिर इसके अंदर कैसी कैसी स्थितियां और पॉसिबल है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सुनना। न्यूक्लियस से पहले हम डिफाइन करते हैं थोड़ा बहुत एटम के बारे में। थोड़ा बहुत हम डिफाइन करेंगे एटम। एटम एटम को डिफाइन करें तो देखो एटम को डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहले एटम को डिफाइन करने वाला व्यक्ति था कौन? डोल्टन, जॉन डोल्टन। 1808 में सबसे पहले एटम के लिए इसने एक डेफिनेशन दी, एक एक्सप्लेनेशन दिया। उस एक्सप्लेनेशन में क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा कि परमाणु एक खोखला गोला है। क्या है परमाणु? एक खोखला गोला। इन्होंने ये कहा कि परमाणु एक क्या है? खोखला गोला है।
और उस खोखले गोले के अंदर कुछ नहीं है, अतः इसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो, अगर किसी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो उसमें विभाजित भी नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि परमाणु क्या है, एक खोखला गोला है। परमाणु एक खोखला गोला है, होलो स्फीयर, खोखला गोला है, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये क्या हुआ, ये परमाणु की डेफिनेशन दी। किसने दी? जॉन डाल्टन ने। परमाणु के लिए उन्होंने क्या बोला कि एटम इज ए होलो स्फीयर एंड इट इज नॉट डिविजिबल एनी अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। किसी भी प्रारंभिक कण में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो खोखला है। जब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो और प्रारंभिक कणों में विभाजित कैसे करेंगे? तो खोखले गोले के होने के कारण इसे विभाजित करना वर्जित था। किसके अनुसार? 1908 में डाल्टन की 1808 में डाल्टन के अनुसार। लेकिन 1808 से 1897 आते आते 1897 में एक वैज्ञानिक था, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने क्या कहा? जे जे थॉमसन ने ये कहा कि नहीं, जो डाल्टन कह रहा है वो गलत है। अब क्या गलत है उसमें? इसने ये बोला कि परमाणु एक गोला तो है, लेकिन क्या नहीं है, खोखला गोला नहीं है। परमाणु एक गोला तो है, लेकिन क्या नहीं है, खोखला गोला नहीं है। और अगर खोखला नहीं है तो उसे और आगे विभाजित किया जा सकता है। लेकिन उसने ये लाइन नहीं बोली कि आगे विभाजित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने ये खंडन किया कि खोखला गोला नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर कुछ देखा। क्या देखा? उन्होंने इसके अंदर ऐसा कुछ देखा कि जिस तरह से तरबूज के अंदर तरबूज के बीज होते हैं, ठीक उसी तरह नाभिक के अंदर भी परमाणु के अंदर भी कोई ना कोई स्थिति उपस्थित होती है। जिस तरह से तरबूज के अंदर तरबूज के बीज होते हैं अलग अलग जगह पे, वो कहीं भी हो सकते हैं। तरबूज के अंदर हो सकता है सेंटर में हो सकता है कोने पे हो, बीच में हो, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे थॉमसन मॉडल कहते हैं 1897 में, और उन्होंने ये बताया कि परमाणु एक क्या नहीं है, खोखला गोला नहीं है। अब देखो, यहां से एक चीज पता चलती है हमें कि इन्होंने ये कहा था कि खोखला गोला है, और उन्होंने ये कहा कि खोखला गोला नहीं है। अब खोखला गोला नहीं है तो अंदर कुछ है। अब जब उनसे पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की इनके बारे में। क्या कैलकुलेशन की? उन्होंने क्यू बाई एम मेथड लगाया, मिलिकन द्रव बूंद मेथड। उससे क्यू निकाला इस पार्टिकल का, और एम निकाला, यानी आवेश और द्रव्यमान के मान कैलकुलेट किए गए। और चार्ज और मास जब इनका कैलकुलेट किया गया, तो वो जो मास और चार्ज की कैलकुलेशन आई, वो इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज के इक्विवेलेंट आई। तो यहाँ से हमें ये पता चला, यहाँ से एक तरीके से जे जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन है? जे जे थॉमसन है। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। लेकिन बाद में 1912 के आसपास, 1912 से 1914 के आसपास एक व्यक्ति और आता है, 1912 से 14 के बीच। कौन आता है? रदरफोर्ड। ये भाई साहब क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई साहब, डाल्टन भी अपनी जगह कुछ कुछ सही था, कि उसने ये तो कह दिया था गोला है, बस उसने यही तो कहा था कि खोखला है। इसने भी सही बोला कि नहीं, गोला तो है लेकिन वो खोखला नहीं है, उसमें कुछ है, और वो जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ये भी सही था। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम एक चीज और बताते हैं आपको। बोला हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया है? एक्सपेरिमेंट किया है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग।
प्रकीर्णन प्रयोग। इन्होंने ये कहा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और अल्फा किरणें इसके ऊपर डाली गई। जब अल्फा किरणें डाली गई तो अल्फा किरणें जो हैं, अल्फा कण जो हैं वो पॉजिटिव कण थे, पॉजिटिव चार्ज थे। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब अंदर से बाहर से पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर नेगेटिव बैठा है तो वो तो इसे अट्रैक्ट करना चाहिए, तो सारे के सारे अल्फा कणों को वो अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ अल्फा कण तो सीधे के सीधे गुजर जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री पे मुड़ जाते हैं, कुछ किसी एंगल पे मुड़ जाते हैं। लेकिन एक पार्टिकल ऐसा भी था जो अंदर तो गया लेकिन वापस उसी साइड में, जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट आया। इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि यहाँ, और वो जो पार्टिकल था वो था यहाँ सेंटर के आसपास। तो इन्होंने ये कहा कि सेंटर की तरफ जाने वाली स्थिति वापस लौट के आ जाती है। अगर ये वापस लौट के आई इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, पॉजिटिव गया। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करना चाहिए था, अट्रैक्ट करना चाहिए था। अगर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करना चाहिए था, अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करना चाहिए था, तो यहाँ एक समस्या आती है कि अगर ये अट्रैक्ट करना चाहिए था तो ये रिपल क्यों हुआ। अगर ये रिपल होता है इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इससे रिपल कर रही है। तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपल कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि यहाँ सेंटर में इस परमाणु के कुछ ना कुछ है, और उस कुछ को इसने क्या नाम दिया, इस कुछ को इसने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्र पे क्या है, इन्होंने क्या बताया कि केंद्र पे क्या है, न्यूक्लियस है। और वो न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपल। तो यहां से सबसे पहले पता चला कि नाभिक है, यहाँ किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उस नाभिक में धनावेश विद्यमान रहता है। और यहीं से बाद में डिस्कवरी हुई थी किसकी, प्रोटॉन की, जिसे गोल्डस्टीन ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी की सारी कहानी है रदरफोर्ड मॉडल तक की। बाद में रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमियां थी जिसे नील्स बोहर ने पूरा किया था। नील्स बोहर में भी कुछ कमियां रह गई थी, असफलताएं रह गई थी, उसे यहाँ पे बाद में वेक्टर एटम मॉडल के द्वारा हल किया गया। तो अलग अलग मॉडल आए, बाद में सोमरफील्ड मॉडल भी आया वेक्टर एटम मॉडल के बाद। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आते गए एटम के लिए। ठीक वैसे ही एक न्यूक्लियस स्थिति है। अब एटम हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं कुछ स्थिति न्यूक्लियस की एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां न्यूक्लियस की एक्सप्लेन करने से पहले देखो, यहां हम बात कर रहे थे अभी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की स्थिति एक्सप्लेन करने से पहले मैं आखिरी एक स्थिति और बता रहा हूं कि जिस तरीके से एटम होता है, एटम होता है और एटम की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ये एटम की डिफरेंट डिफरेंट कक्षाएं हैं मान लो, और ये एटम का सेंटर है। एटम के सेंटर को हमने क्या कहा था, ये तो एटम की क्या है, कक्षाएं हैं, कक्षाएं हैं, ये तो एटम की कक्षाएं हैं। और ये क्या था, ये था एटम का सेंटर, सेंटर जिसे हम क्या कहते थे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते थे। ठीक वैसे ही नाभिक के अंदर भी कुछ डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया, नाभिक में यह बताया गया कि जिस तरीके से एटम की कक्षाएं होती हैं, ठीक वैसे ही अगर इतने से हिस्से को देखा जाए, केवल इतने से हिस्से को, तो इस हिस्से को मैं बड़ा दिखा रहा हूं, तो इस हिस्से को देखा जाए तो ये न्यूक्लियस है। केवल मैं न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब तो अगर मैं किसी न्यूक्लियस को देखूं, मान लो मैंने इस स्थिति को माइक्रोस्कोप से देखा, इतनी सी स्थिति को, तो मुझे वो माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देगी, मुझे माइक्रोस्कोप में वो इस तरह का गोला दिखाई देगी। अब उस गोले के अंदर भी मुझे क्या दिखाई दे रही हैं, अलग अलग कक्षाएं दिखाई दे रही हैं। तो मुझे क्या पता चला
मुझे ये पता चला कि जिस तरह से एटम के अंदर कक्षाएं होती हैं, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी कक्षाएं होती हैं, लेकिन उस न्यूक्लियस की कक्षाओं के सेंटर में भी कोई सेंटर होता है और उसमें भी कोई ना कोई पार्टिकल रह रहा होता है। तो जिस तरह से हम एटम की कक्षाएं डिफाइन करते हैं, ठीक वैसे ही हम किसकी कक्षाएं डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियस की कक्षाएं डिफाइन करते हैं। लेकिन एटम की कक्षाओं को हमने एटॉमिक मॉडल में अलग अलग मॉडलों में हमने इनकी कक्षाओं का वर्गीकरण किया। इनकी कक्षाओं को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा। पहली कक्षा जो है उसे हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज की रेखाएं होती हैं। दूसरी होती है लाइमन बामर सीरीज की, बामर सीरीज की। तीसरी होती है पास्चन सीरीज की, पास्चन सीरीज। चौथी है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज की। और पांचवी होती है फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। तो अलग अलग सीरीज की क्लासेस होती थी वहां पे। ठीक ऐसे ही इसकी भी अलग अलग सीरीज की कक्षाएं होंगी। तो वो कक्षाएं कैसी होंगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, इसको हम अलग अलग कक्षाएं बनाते थे ऐसे, और इसमें नाम देते थे N1 कक्षा, N2 कक्षा, N3 कक्षा, N4 कक्षा। इसी तरह से NN कक्षाएं हो सकती थी या NI कक्षाएं हो सकती थी, कितनी भी कक्षाएं हो सकती थी। ठीक इसी प्रकार से नाभिक में भी कक्षाएं होती हैं, और नाभिक में जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में जिस तरह से परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, परमाणु की कक्षाओं में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक वैसे ही नाभिक की कक्षाओं में कौन रहेंगे, नाभिक की कक्षाओं में, नाभिक में कौन कौन रहते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक की कक्षाओं में रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों रहेंगे। तो इन सभी कक्षाओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब मान लो मैंने इस कक्षा की अलग अलग स्थिति एक्सप्लेन की। मान लो इस नाभिक की कक्षाओं की बात करता हूं मैं। मान लो क्लासेस ऑफ न्यूक्लियस, क्लासेस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें हम, नाभिक की कक्षाएं कैसी कैसी होंगी। तो मान लो मैंने एक कक्षा ये बना दी, दूसरी कक्षा ये बना दी, तीसरी कक्षा ये बना दी, चौथी कक्षा ये बना दी, पांचवी कक्षा ये बना दी। इसी तरह से कितनी भी कक्षाएं बनाई जा सकती हैं ऊपर। मान लो ये वाली कक्षा है N1 कक्षा, ये N2 कक्षा, ये N3 कक्षा, ये N4 कक्षा, या फिर हम इसे ये कहेंगे कि मान लो ये पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। और इसी तरीके से ये Nवी कक्षा है, या इसे Nवी ना कहकर हम IV कक्षा कह रहे हैं, IV कक्षा है। अब हम इसे ये कहेंगे कि ये पहली कक्षा है, इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, इस कक्षा की ऊर्जा है E3। जैसे परमाणु की ऊर्जा लिखते थे हम E1, E2, E3 अप टू सोन En, ठीक वैसे ही नाभिक की ऊर्जाएं भी लिखेंगे हम E4, E5, और इसे लिख देंगे EI। ठीक उसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि नाभिक की कक्षाएं हैं, तो नाभिक की कक्षाओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। इस कक्षा में कितने रहेंगे वो हम देखेंगे आगे, इस कक्षा में कितने रहेंगे वो भी आगे देखेंगे। तो अलग अलग कक्षाओं में कितने कितने रह सकते हैं वो सब देखने वाले हैं हम आगे। लेकिन मान लो मैंने ये कह दिया कि इस कक्षा में N1 पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3 है, इसमें N4 है, इसमें N5 है, तो इसमें Ni हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल और अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर अगर हम कोई क्लासेस ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन करते हैं, तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। एक वैल्यू, वैल्यू को बोलते हैं एक मान, कोई भी मान की ज़रूरत पड़ेगी। उस मान को हम बोलते हैं J की पावर P, JP वैल्यू। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं JP मान, JP मान बोला जाता है।
तो यहाँ से हम क्लासेज ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज होंगी, उनके जेपी वैल्यूज होगी डिफरेंट डिफरेंट, उनके जे की स्थिति कैसी होगी, पी की स्थिति कैसी होगी, वो थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो जे की जो स्थिति है वो हम इससे पहले पार्टिकल फिजिक्स वाले हिस्से में पढ़ चुके हैं। जे की स्थिति को हमने कोणीय संवेग डिफाइन किया था, और कोणीय संवेग की स्थिति को मैंने ये बताया था कि जे और एस इक्वल होते हैं। तो क्योंकि एल का मान तो नाभिक के लिए 0 होता था, जे इज इक्वल टू होता था टोटल प्लस एस, तो होता कक्षीय क्वांटम संख्या, और एस होता था चक्रण क्वांटम संख्या, और जे होता था कुल क्वांटम संख्या। तो कक्षीय क्वांटम संख्या नाभिक 0 की कक्षा में, पहली वाली कक्षा, परमाणु की पहली वाली कक्षा के अंदर ही रहता था। तो अगर पहली वाली कक्षा के अंदर ही रहता है तो एल का मान तो 0 हो जाएगा, एस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो जो एस होगा वही जे हो जाएगा आपका। तो जेपी वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं जे के लिए, तो और पी का मान होता है पेरिटी। तो ये सब हम निकालने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।